Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer and in this video we are going to read word to word chapter number 2 second part of class 9th Beehive. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान एक ऐसा नाम जिसने हिस्ट्री चेंज कर दी इस डिवाइस की. द डिवाइस दैट यू कैन सी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे शहनाई बोलते हैं. क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, इसे शहनाई क्यों बोलते हैं और बिस्मिल्लाह खान का क्या योगदान रहा? लेट अस रीड इन दिस चैप्टर. बिस्मिल्लाह खान. इन दिस वीडियो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी ये जो नेम्स हैं, जो फोटोज हैं, किस किस की फोटोज हैं. कुछ के नाम मुझे पता हैं, कुछ के नाम आप देखना. इनका नाम है जाकिर हुसैन तबलची, इनके पास ये तबला है. ये हैं बिस्मिल्लाह खान. इनका नाम देखो, इनका नाम देखो, इनका नाम देखो. इनका नाम शायद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, फ्लूटिस्ट. अच्छा, फ्लूटिस्ट नहीं होता है, फ्लूट प्ले करने वाले को फ्लूट, तो फ्लूट हो गई तो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. फ्लूट प्ले करने वाले को बोलते हैं फ्लॉटिस्ट. सो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, फ्लॉटिस्ट. और अगर इस नाम में कुछ गलती है तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो whether this name that I'm telling is 100% correct or not. So let us begin about his history. So first we are going to read about his historical background कि शहनाई आई कहाँ से और क्या होती है शहनाई, और शहनाई से पहले कुछ था ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट. तो बात है औरंगजेब के टाइम की. औरंगजेब हु डाइड इन 1707. 1707 से पहले की ये बातें हैं. औरंगजेब द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी विच बिगेन इन 1526 आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत between Babur and Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the last ruler of दिल्ली सल्तनत. तो दिल्ली सल्तनत के बाद जो पहली डायनेस्टी आई वो थी इब्राहिम लोदी, वो थी बाबर के द्वारा मुगल डायनेस्टी. और उसके बाद से लेकर 1707 तक बिल्कुल पावरफुल डायनेस्टी रही दिल्ली और दिल्ली के आजू बाजू के इलाकों में. 1707 में औरंगजेब, ये जो औरंगजेब है 1707 में ये मर गए युद्ध में. और कैसे मरे पता नहीं, शायद युद्ध में मरे होंगे. और उसके बाद फिर जो भी इनके सक्सेसर्स रहे वो इतने पावरफुल नहीं थे. उसके बाद फिर 1857 में जब बिल्कुल अंग्रेज़ों ने फुल पावर में आके इनको उठा के फेंक दिया, तब इनके लास्ट रूलर जो थे उनका नाम था, उनका नाम क्या था, उनका नाम तो याद ही नहीं आ रहा. लेट अस गेस. वो एक बहुत बड़े शायर थे, कवि थे वो. उनको अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद उठाकर रंगून भेज दिया म्यांमार में. तो वो एक आखिरी रूलर थे. आखिरी पावरफुल था औरंगज़ेब और आखिरी था जो 1857 में जिसको म्यांमार भेज दिया. कौन था उसका नाम भी यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. सो शुरू करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री कि एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. तो उससे पहले इसे पुंगी बोलते थे. और औरंगजेब ने इस जो एम्परर मतलब महाराजा, उसने बैन कर दिया. बैन मतलब मना कर देना कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो एम्परर ने बैन कर दिया प्लेइंग ऑफ पुंगी को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, इन द रॉयल रेजिडेंट. फॉर मतलब है यहाँ पर बिकॉज, यू मस्ट रिमेंबर इट. इसका मतलब है बिकॉज. फॉर मतलब बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. क्यों बना कर दिया? क्योंकि उसका एक श्रिल अनप्लीजेंट साउंड था, इरिटेटिंग साउंड था. ओके. तो पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन हिज रॉयल रेजिडेंट, इन द रॉयल रेजिडेंट या इन हिज किंगडम. औरंगजेब banned the playing of pungi because it had shrill unpleasant sound. उसके बाद फिर पुंगी became the generic name. generic मतलब जनरल नेम, जैसे किसी भी चीज़ का एक जनरल सा नेम हो जाता है. जनरल नेम मतलब जिसको आम तौर से या कॉमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, ठीक है. सो पुंगी बिकेम द जनरल नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. कोई भी जो नॉइस मेकर है जो रीडेड मतलब होता है खोखले जिनमें छेद होता है, जैसे फ्लूट,
ठीक है, पुंगी और क्या बोलते हैं बीन, ऑल दीज आर रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स। रीडेड मतलब देखो विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स, लाइक फ्लूट है, क्लैरनेट है, एटसेट्रा। ये सारे जिनमें हवा जाती है, खोखले होते हैं और छेद होते हैं उनके कंट्रोल के लिए। सो पुंगी एक जेनरिक नेम बन गया किसी भी चीज को, अगर कोई भी ऐसे करके कोई बजा रहा है और वो उस इरिटेटिंग तो यूं नहीं बोलते अरे भाई तू इस पुंगी को बंद कर ले यार, है ना। सपोज कोई फ्लूटिस्ट है, एक कोई बच्चा है, उसको फ्लूट बजानी है, वो फ्लूट सीख रहा है, तो अगर वो अपने घर में फ्लूट बजाएगा क्योंकि वो सीख रहा है तो इंटरेस्टिंग टोन तो आएगी नहीं। टै पै पी पौ पौ पी करेगा वो, जैसे ही वो पी पौ करेगा उसके घर वाले बोलेंगे ओ भाई तो इस पुंगी को बंद कर यार, सिर दर्द हो रहा है। तो दिस, ये पुंगी तो आज भी वैसे प्रचलित वर्ड है, बट पुंगी इसका नाम था उस टाइम में। दिस वाज इट वाज बैंड। क्यों बैन हो गई थी? औरंगजेब ने बैन करवा दिया था। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, बिल्कुल एकदम इरिटेटिंग सा। अनप्लीजेंट का उल्टा होता है सूदिंग। सूदिंग मतलब होता है एकदम जो रूह को सुकून सा दे, सूदिंग, अच्छा सा, इंटरेस्टिंग। फ्यू हैड थॉट, फ्यू मतलब कुछ ही। ये देखो फ्यू की तीन फॉर्म्स होती हैं। एक होता है फ्यू जिसका मतलब तो कुछ ही, जैसे फ्यू पीपल, कुछ ही लोग, ठीक है। उसके बाद आता है ए फ्यू। ए फ्यू मतलब कुछ, ए फ्यू पीपल, ए फ्यू मैन, ए फ्यू बुक्स। और उसके बाद आता है द फ्यू। द फ्यू मतलब जितने भी थे वो सारे। सो फ्यू हैड थॉट, कुछ ही लोगों ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित कर देना। जैसे पुंगी तो एकदम गायब कर दी ना, तो पुंगी दोबारा से आ सकती है या नहीं आ सकती, ये चीज कुछ ही लोगों ने सोची थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब बड़ा ही एकदम पावरफुल रूलर तो था, राजा था, उसके बाद वो बहुत ज्यादा क्रूअल टाइप भी था। क्रूअल टाइप है बोल सकते हैं हम, कि अगर किसी ने उसकी रूल्स का उल्लंघन किया, किसी ने उसको किया, तो भाई सीधा उठा के टांग देगा, गला काट देगा, लटका देगा फांसी पे, लाइक दैट। गला काट के तो नहीं लटका सकता, या तो गला काट देगा या लटका देगा। आई मीन टू से दिस, a barber of the family of professional musicians who had access to the royal palace. Palace मतलब महल, royal मतलब राजा का। Royal is related to king. Okay, royal palace, royal garden मतलब राजा का गार्डन, राजा का पैलेस, राजा का महल, राजा का दरबार, राजा का बेड, रॉयल बेड, ठीक है। और एक्सेस मतलब होता है आना जाना बोल सकते हैं हम, आना जाना या पहुंच बोल सकते हैं। पहुंच, जब किसी की पहुंच होगी तो उसका आना जाना भी होगा, ठीक है, पहुंच। सो एक बार्बर था, नाई, ऑफ द फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो वो जो बार्बर था उसकी जो फैमिली थी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे वो सारे के सारे, ठीक है। और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होने के साथ साथ हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उसका रॉयल पैलेस में, राजा के पैलेस में आना जाना था, पहुंच थी। इसने क्या करा फिर बार्बर ने? डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। देखो यहाँ पर पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट है, एंड किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले हमेशा क्या लगता है? द आता है, ठीक है, द पुंगी। तो जो रॉयल पैलेस में आना जाना था उसकी वजह से उसने ये डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी। टोनल मतलब टोन की, टोन हो गया नाउन, टोन इज नाउन, और इसमें ई हटाकर अगर हम ए एल लगा देंगे, टोनल बनाएंगे, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। टोनल क्वालिटी, टोन की क्वालिटी। तो जो पुंगी है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसको सुने और बड़ी ही सूदिंग आवाज और बड़ी ही मस्त आवाज सुने और सुन हो जाए, गुम हो जाए, एकदम मोहित हो जाए, एनचैंटेड हो जाए, हम उसमें मगन हो जाए, ऐसी टोन को करने के लिए ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव, कि उसे इंप्रूव करते हैं। तो उसने क्या किया? व्हाट डिड द बार्बर डू? सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द बार्बर इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द फ्लूट ऑफ द पुंगी? ही चोज ए पाइप, उसने एक पाइप लिया, होलो सा पाइप है ना, विद अ नेचुरल होलो स्टेम, एक विच वाज लॉन्गर, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा था और पुंगी से चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो एक पाइप लिया, उसमें 7 होल कर लिए, मोटा तगड़ा पाइप। पहले तो थोड़ा पतला सा होती थी पुंगी, और इसने थोड़ा चौड़ा पाइप लिया, लंबा पाइप लिया, उसमें 7 होल्स कर लिए। When he played on it, देखो प्ले जब किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो उसके लिए प्ले यूज करते हैं और प्रीपोजिशन ऑन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो फ्लूट बजा रहा है, ही इज प्लेइंग ऑन फ्लूट। तो when he played on it, जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। क्लोजिंग एंड ओपनिंग का मतलब वही ना, उसके होल्स हैं। तो जब आपने किसी को फ्लूट बजाते देखा होगा तो उसमें जो होल्स होते हैं उसको एक बार क्लोज, कभी ओपन, कभी कोई सा। तो उन होल्स पे कंट्रोल करने से, एयर का मूवमेंट कंट्रोल करने से, सा रे गा मा पा धा नी सा लोअर नोट और सा रे गा मा पा धा नी सा के हायर नोट्स निकाले जा सकते हैं, और उसी से पूरा का पूरा गाना, पूरी की पूरी टोन हम बना सकते हैं।
तो when he played on it, closing and opening some of these holes, इसी कुछ होल्स को पकड़ पकड़ कर ओपन क्लोज कर 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 जब उसने से प्ले किया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, एकदम सॉफ्ट, एकदम मजेदार, सुंदर सुंदर, सिर्फ मेलोडियस, ये मेलोडियस इसका उल्टा हो गया, अनप्लीजेंट का उल्टा क्या हो गया, मेलोडियस, तो सूदिंग मेलोडियस मतलब बहुत अच्छा, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया बढ़िया साउंड प्रोड्यूस हुए. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. Royalty मतलब रॉयल दरबार या दरबार के सभी लोग. Royalty मतलब दरबार हो गया, राजा के सभी लोग. तो राजा के दरबार के सामने उसने उसे प्ले किया. He played the instrument before and everyone was impressed. और सभी लोग impress हो गए. यहाँ पर आपको ग्रामर की एक चीज याद रखनी है, वो ये कि everyone singular subject है. Everyone. ग्रामर में आपके पास एक चीज आती है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको क्या देखना होता है, एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको क्या देखना होता है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो इन दैट केस जो सब्जेक्ट होता है एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबडी, वन, ये सारे के सारे जिसमें वन लग जाता है वो सारे वन ही होते हैं, सिंगल, ठीक है. तो एवरीवन वाज इम्प्रेस मतलब प्रत्येक इंसान इम्प्रेस हो गया. यहाँ पर एवरीवन वर नहीं आएगा, एवरीवन आर बिजी नहीं, एवरीवन इज बिजी, एवरीवन हैज गोन, एवरीवन हैव गोन नहीं, एवरीवन हैव गोन, ई फॉर एवरीवन हैव गोन, ये गलत है, ठीक है, एवरीवन हैज गोन आएगा, हैज फॉर सिंगुलर. ओके, सो एवरीवन हैज गोन. Got it? So everyone was impressed. प्रत्येक इंसान impress हो गया वहां पर. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. जो इंस्ट्रूमेंट था ये बिल्कुल पुंगी से बिल्कुल अलग था. So different का मतलब होगा बिल्कुल अलग. So different मतलब very different. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. बिल्कुल अलग था तो उसको नया नाम दिया जाना था. रिक्वायरमेंट थी कि नया नाम दो भाई. पुंगी तो उसे नहीं बोलोगे क्योंकि पुंगी बड़ी खराब सी थी. And it is very melodious, it is very soothing. As the story goes, इस लाइन को आप याद कर सकते हो अपने बोलचाल की भाषा के लिए भी, कि ये बोलते हैं भाई जैसा कि इस कहानी में सुना गया, जैसा कि हम सुनते आए हैं, जैसा कि कहानी बताती है, जैसा कि लोग बताते हैं, ये सेंटेंस है. As the story goes, जैसा कि कहानी में लिखा है, since it was first placed in the Shah's chamber, since का मतलब भी बिकॉज होता है, since इसको हिंदी में चूंकि बोलते हैं, चूंकि. चूंकि जो है वो क्योंकि की बुआ के मामा का बेटे की बेटी है, यस, ठीक है. और बाकी आपके हिंदी के टीचर से पूछ सकते हैं आप, हिंदी के टीचर से, कि चूंकि और क्योंकि में क्या फर्क होता है. आई गेस क्योंकि सेंटेंस के बीच में आता है और चूंकि सेंटेंस क्योंकि जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है और चूंकि सेंटेंस के शुरू में आता है. तो एज द स्टोरी गोज ये फ्रेज है. अब यहां से शुरू हो गया सिंस, ठीक है. सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, क्योंकि या चूंकि वो शाह के चैम्बर में, शाह मतलब किंग, किंग के चैम्बर में पहली बार प्ले किया गया था. एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, नाई फॉर बार्बर, तो बार्बर के द्वारा शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शाहनाई. और वैसे ही बदलते बोलते शाहनाई का बन गया शहनाई. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. गॉट इट, शहनाई. सो सेकंड क्वेश्चन आपके पास, यहां से हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आता है एम्परर औरंगजेब से रिलेटेड. व्हाई डिड द एम्परर औरंगजेब why did Emperor Aurangzeb ban the playing of pungi? So Aurangzeb banned the playing of pungi because it had very irritating, shrill, unpleasant sound. And who changed the tonal quality? A barber. How did he change? He chose a pipe which was natural and hollow stem that was longer and broader than the pungi, and then he made 7 holes in it, and when he played in it, it created soothing and soft sound. दूसरा क्वेश्चन, why या how a pungi is different from a shehnai. So a pungi had unpleasant sound. It was smaller, है ना. pungi कैसी थी, pungi small, ये दिख रही नहीं, इसको pungi बोला गया, लेकिन pungi ऐसी नहीं होती, जैसी भी होती होगी पता नहीं, ये तो बीन होती है, सांप के लिए यूज करते हैं, है ना. ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, ये ब्रॉडर है, इसकी लेंथ शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ठीक है. इट इज लॉन्गर, इट इज शॉर्टर, इट इज स्मॉलर, इट इज ब्रॉडर.
and that's it. So this was all about the name. So second, उसका third question आता है, how is the name Shehnai came in existence, into existence, या how did the name was given to this instrument, why, what does Shehnai mean, ऐसे करके कोई भी question हो सकता है. So you can tell that Shehnai is the name given to the instrument because it was played by a Nai for the first time in front of Shah, means king. That's why it was given its name as Shehnai. Okay, whatever I'm speaking, you can write these answers and questions in your rough notebook so that it would help you for revising. Okay, ये तो हो गई हिस्ट्री की बात. अब बात करते हैं कि शहनाई वैसे क्या होती है और इसका अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या लेना देना है. अभी तक हम बिस्मिल्लाह खां तक पहुंचे नहीं हैं. ठीक है. द साउंड ऑफ द शहनाई, देखो अगेन इंस्ट्रूमेंट से पहले क्या आ गया, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ. ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ. ठीक है. वेरी ऑस्पिशियस डे है ना, शुभ दिन. ऑन एन ऑस्पिशियस ओकेजन है ना, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून. कोई ऐसी चीज जो ये वादा करे, ये प्रॉमिस करे कि उससे अच्छा होगा, है ना. हम कुछ भी कर, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक कटोरी में दही या मीठा या कुछ भी ऐसे खा के जाते हैं ना, दही चीनी खा के जाते हैं, कुछ भी. तो ये वो सब चीजें मानी गई हैं. कंसीडर मतलब होता है मानना. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन, शुरू हो गया, टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और उसके बाद धीरे धीरे शहनाई को ऑस्पिशियस माना जाने लगा. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, उसको ऑस्पिशियस माना जाने लगा. और अगर वो शुभ हो गई एक चीज, तो कोई चीज अगर शुभ है, अच्छी है, तो वो फिर मंदिरों में बजेगी और सारे कोई भी ओकेजन होंगे जो अच्छे होंगे, हम उसमें उसको प्ले करेंगे. तो यही होता आया उसके बाद. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. एंड फॉर दिस रीजन, और इस रीजन की वजह से, इट इज स्टिल प्लेड, ये अभी भी प्ले की जाती है. कहाँ कहाँ प्ले की जाती है? इट इज स्टिल प्लेड. स्टिल मतलब अभी भी, आज तक भी. इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स and is an indispensable component of any North Indian wedding. Indispensable मतलब very very important, जिससे काम ना चले, जिसके बिना काम ना चले. जैसे without which a piece of work cannot be done, जिसके बिना काम ना चले. Indispensable. जैसे अगर हम कुकिंग की बात करें, खाने की बात करें, तो salt is an indispensable ingredient in our खाना, in our food, lunch, dinner, breakfast. तो अगर उसमें नमक ही नहीं होगा तो कोई स्वाद नहीं आएगा. कौन हो स्वाद नहीं आएगा, बहुत ही लाजवाब स्वाद जो है आपका मिस हो जाएगा. आई बात समझ में? सो धीरे धीरे क्या हुआ समय के साथ. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. तो आज अभी तो इतना करंट, आजकल तो बहुत डीजे का जमाना है, डीजे पे गाना बजा के नाचते हो बढ़िया से, ठमक ठमक के 3 पैग, है ना. बट देयर वाज अ टाइम जब इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हुआ करते थे. ठीक है. ढोल बजता था, पुंगी बजती थी, पुंगी मतलब शहनाई वगैरह. तो आज तो उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती. ओके, एनीवेज, तो हम चलते हैं वापस. तो क्या हुआ? फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. टेम्पल में बजाई जाती है आज तक भी. एंड अब अगर अपन नॉर्थ के इसमें नॉर्थ इंडिया लिखा हो, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में नहीं है ये. साउथ में आप जाओगे, महाराष्ट्र की तरफ और साउथ में जाओगे, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड ऑल. ठीक है. इन द पास्ट, अब पास्ट में क्या हुआ था? द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत. नौबत क्या होता है? और ट्रेडिशनल ऑनसॉम्बल. भैया जी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये एनसेम्बल जैसा दिख रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑनसॉम्बल. देखो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑनसॉम्बल, ये देखो ऑनसॉम्बल. ऑनसॉम्बल मतलब होता है थिंग्स, इंस्ट्रूमेंट जो ग्रुप मान सकते हो आप इसका, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. तो नौबत क्या हुआ करता था? नौबत राजा के दरबार में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, 9 इंस्ट्रूमेंट्स. 9 फॉर 9, बात मतलब शायद साउंड है ये, या इंस्ट्रूमेंट्स है. तो नौबत, तो 9 इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे. ये लिख तो रखा है यहाँ पर, एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. रॉयल मतलब राजा का, कोर्ट मतलब दरबार. तो राजा के कोर्ट में, भाई राजा हैं, उनके बड़े बड़े शौक हैं, नवाबी शौक हैं राजा महाराजों के. तो जब वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, कुछ भी अच्छा होता है, तो वो बोलते हैं कि बजाया जाए, बजाओ, है ना. जैसे अकबर के दरबार में तानसेन था, तो उनके साथ और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे. तो उन इंस्ट्रूमेंट्स में से जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स है, उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया. इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal court. Ensemble word रट लो, ensemble. It's not ensemble, ensemble.
ठीक है, ensemble मतलब ग्रुप बोल सकते हो, यहाँ पर देखो ग्रुप लिख रखा है यहाँ पर, थिंग्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, ठीक है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, आज तक भी ये रिसेंट मतलब कुछ पिछले के क्या नाम है इनका, बिस्मिल्लाह खां के समय से पहले पहले ये टेम्पल या शादियों में ही प्ले होती थी, गाने में या मतलब बहुत क्लासिकल म्यूजिक में, म्यूजिक वगैरह में इतना ज्यादा नहीं थी। जैसे अगर मंदिर में पूजा हो रही तो पूजा में, अब देखो पूजा में क्या क्या चीजें होंगी, कुछ गिनी चुनी चीजें तो बजेंगी वहां पर, तो वहां पर गिनी चुनी चीजों में ही होती थी, और शादी में और पूजा वगैरह में टेम्पल्स में होती थी। लेकिन उसके बाद इसको क्लासिकल स्टेज के ऊपर लाने का जो श्रेय जाता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रेय, श्रेय श्रेय जो जाता है इसको पावर में लाने का, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर स्टेज के सामने लाने का, वो श्रेय दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह खान की कहानी। कौन थे बिस्मिल्लाह खान, कहाँ उनका जन्म हुआ, वगैरह वगैरह। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दमराव, दमराव इन बिहार। तो बिहार के अंदर दमराव जो जगह है, दमराव के एंशिएंट, एंशिएंट मतलब पुराना, जो पुराना स्टेट है दमराव का, वहां पर एक पॉन्ड के पास ये क्या करते थे, खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो, यहां पर आपको वुड का याद करना, देखो वुड प्लस गो, इसका मतलब है जाया करते थे, मैं जाया करता था, आई वुड गो, मैं खेला करता था, आई वुड प्ले, मैं रात में 12 बजे तक पढ़ा करता था, आई वुड स्टडी टिल 12 बजे। आपको अगला सेंटेंस बताना है, वह यहां आया करता था, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ही वुड रेगुलरली गो, वो रोज जाया करते थे, टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी टेम्पल कृष्ण जी का होता है ना, बिहारी जी टेम्पल के पास, टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी भाषा में एक चैता होता है इनका कोई गीत, चैता वो गाने के लिए वो जाया करते थे। कितने साल के थे, 5 साल के थे तब। एट द एंड ऑफ विच, उसके एंड में, ही वुड अर्न मतलब मिलता था उन्हें, कमा लेते थे, वुड कर लिया करते थे, ही वुड अर्न कमा लिया करते थे क्या, एक बिग लड्डू, एक बड़ा सा मोटा तगड़ा लड्डू, वेइंग 1.25 kg, जो लगभग 1.25 किलो का होता था, ठीक है जी। बच्चा है, जाता है वहां भजन करता है, 1.25 किलो का लड्डू मिल जाता है, और क्या चाहिए। ए प्राइज गिवन बाय द रॉयल लोकल महाराजा, तो उस जगह के जो लोकल महाराजा थे वो ये लड्डू दे दिया करते थे। दिस हैपन 80 years अगो। अच्छा, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है ना, ये लगभग कब लिखा हुआ है, देखो 80 मतलब लगभग ये 1996 के आसपास लिखा हुआ है। इसमें से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 619, हाँ देखो जी, तो लगभग 96 के आसपास ये चैप्टर लिखा हुआ है, 96 के आसपास। और उसके बाद 80 साल का जब ये हुआ, तब ये जो राइटर है इस चैप्टर का वो बातें कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1916 में 21 मार्च को। गॉट इट। So this happened 80 years ago and the little boy has traveled far मतलब बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया है, to earn the highest civil award in India, the भारत रत्न। उसके बाद उन्होंने भारत में भी यहाँ वहाँ बहुत जगह घूमे और फाइनली उनको भारत रत्न जैसा पुरस्कार, जो बहुत ही बड़े लोगों को, दिग्गज लोगों को दिया जाता है, जिसने समाज में कुछ बहुत ही हाई फाई काम किया हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बोर्न ऑन 21st, देखो यहाँ पर अपन 21st बोलते हैं या फिर 21st ऐसे करके लिख भी देते हैं ना, ST, ये सब गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। फॉर्मल जो वे है लिखने का वो 21st की जगह 21 और मार्च होगा। 21 मार्च का मतलब होता है 21वां मार्च। 21वां मार्च क्या होता है भाई, 21वां मार्च क्या होता है, पहली जनवरी क्या होती है, जनवरी तो एक ही होती है, तो उसमें पहली कहाँ है और दूसरी कहाँ है। So, because it makes some stupid and weird sense, that's why grammarians decided to change this format like this. 21st मार्च या 22nd मार्च नहीं होता है, 21st मार्च गलत है, 22nd भी गलत है। समझ गया तुम, अयो बाबा तुम समझो, ऐसे होता ये। तो बोर्न ऑन 21 मार्च या 21 मार्च, मार्च 21, इसको और फॉर्मल लिखने का अच्छा तरीका होगा कि इसको यहाँ लिख दिया जाए, बेस्ट। So born on March 21, 1916, बिस्मिल्लाह खान, और बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। तो जो बिस्मिल्लाह खान है वो बिहार के म्यूजिशियंस की बहुत ही बढ़िया फैमिली, वेल नोन मतलब बहुत ही जो फेमस है,
उस फैमिली में पैदा हुए। हाँ, एक चीज़ है कि वो म्यूजिशियंस की फैमिली है, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, नाम याद कर लो भाई। हिज ग्रैंडफादर, जो उनके ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के किंग के जो कोर्ट थे उनके दरबारी शहनाई प्लेयर थे ये, ठीक है। दरबार में शहनाई बजाने वाले, दरबारी शहनाई वादक इनके ग्रैंडफादर। एंड हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। कमाल की बात है, जो इसके पैटर्नल एंसेस्टर्स है, पैटर्नल मतलब पैतृक, पिता की तरफ से, जो इसके पिताजी, इसके दादाजी, इसके चाचा जी, इसके ताऊ जी जो भी रहे होंगे, दे ऑल, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, पूर्व मतलब वही दादा परदादा, तो इनके जो भी पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, तो सारे के सारे शहनाई प्लेयर्स थे। तो यहाँ से अपन इतना मान सकते हैं कि हाँ, इनका शहनाई बजाना इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग, वो भी शहनाई बजाने वाले थे, बट हाउ ही बिकेम ग्रेट, दादा परदादा सभी महान थे, हाउ ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज, because he created some new ragas, he created some difference in the music that was before him and the music that he brought forward that was different, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो इनके दादा परदादा वगैरह थे, ये तो सिर्फ मंदिर मंदिर में बजा दिया, शादी में बजा दिया, कोई प्रोग्राम उसमें बजा दिया, बट ये जो है ये इसको म्यूजिक के रूप में लेकर आया है, ठीक है। ये क्या होगा, ओके। सो लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 5। तो क्या हुआ उसके बाद, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। टुक टू म्यूजिक, कोई भी चीज शुरू करने के लिए हम यूज करते हैं टेक टू, ठीक है। टेक टू, टेक टू के बाद नाउन आएगी, और अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब नाउन की फॉर्म में कौन सी होती है भैया, आईएनजी वाली वर्ब होती है। वी प्लस आईएनजी, वी प्लस आईएनजी का मतलब होता है V4, और V4 में जब आईएनजी लग जाए और वो नाउन बन जाए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली, और जो नाउन बन गई उसको बोलते हैं जीरंड, ठीक है, GERUND, जीरंड। सो टेक टू, जैसे ही टेक टू लर्निंग, ही टुक टू सॉल्विंग क्वेश्चंस इन मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन आएगा, तो ये म्यूजिक आपका नाउन है, दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है शुरू करना, कोई चीज, कोई भी चीज को शुरू करना, एक बिजनेस के लिए शुरू करना या बहुत हाई लेवल का शुरू करना। सो यहाँ पर क्या हो गया, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। यंग बॉय ने, इस बच्चे ने, यंग से बच्चे ने, 5 साल का था अभी, उसने म्यूजिक को बड़ा ही सीरियसली ले लिया अपनी लाइफ में, म्यूजिक शुरू कर दिया, ओके। एट द एज ऑफ 3, देखो बहुत ही ज्यादा छोटी बात हो रही, 5 की भी नहीं। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं, बिस्मिल्लाह was not fascinated, बिस्मिल्लाह fascinate हो गया, क्यों हो गया, watching his अंकल को देख कर या देखते हुए। The young boy took to music early in life, यंग बॉय ने म्यूजिक बहुत जल्दी शुरू कर दिया। कब शुरू कर दिया, एट द एज ऑफ 3, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जिसको वाराणसी बोलते हैं। तो जब इस मैटरनल अंकल होता है, मैटरनल मतलब माता से रिलेटेड, तो मैटरनल अंकल का मतलब हो गया मामा, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूंगा कि मामा को मामा ही बोलो, चाचा को चाचा ही बोलो, डजंट, इसकी इंग्लिश बनाना बड़ा इरिटेटिंग लगता है, यू शुड नॉट डू दिस। अपने बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन राइटर्स हैं जो ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू थिंग्स, क्योंकि इंग्लिश में अपनी खुद की इंग्लिश की चीज़ें नहीं है, सारी भाषाओं की अलग अलग भाषाओं की चीज़ें हैं। तो अगर हम उसमें इंग्लिश का, हिंदी का भी कोई वर्ड अगर लिख देंगे तो इट डजंट मेक एनीथिंग रॉन्ग इन इट, ओके। अगर आप किसी इंडियन से बात करो तो उसको अगर आप चाचा बोलोगे वहां पर, नॉर्मल जो नॉर्थ इंडियन है, तो उसको चाचा वर्ड ज़्यादा समझ में आएगा। मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, इट मेक्स लिटिल इरिटेटिंग। मामा, आई वेंट टू माई मामाज हाउस, दैट्स नाइस, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो एट द एज ऑफ 3, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू मैटरनल अंकल्स हाउस, जब इसकी माता जी इसको मैटरनल अंकल के हाउस ले गई, अपने मामा घर ले गई, जो बनारस में है, वाराणसी में, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह बड़ा ही शॉक्ड हो गया, फैसिनेटेड मतलब मोहित हो गया, खो गया, वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, अपने अंकल को ये प्रैक्टिस करते हुए देखकर,
वॉचिंग मतलब देखकर, प्रैक्टिस करते हुए। द शहनाई। सून जल्द ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीइंग हिज अंकल, और जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ जाना शुरू कर दिया। देखो स्टार्टेड के बाद भी आईएनजी आएगा। ही स्टार्टेड टॉकिंग, उसने बातें करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड रिवाइजिंग, ही स्टार्टेड टॉकिंग, ही स्टार्टेड रनिंग। ओके, सो सून जल्द ही बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, जल्द ही उसने अपने अंकल के साथ जाना शुरू कर दिया। अंकल का नाम अली बख्श, दादा का नाम बोलो 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 रसूल बख्श खान, पिताजी का नाम पैगंबर बख्श, और मामा का नाम अली बख्श। तो अली बख्श कहाँ जाते थे? अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर जो अली बख्श थे वो शहनाई प्ले किया करते थे। तो अली बख्श के साथ ये भी वहां पे चले जाते थे टेम्पल के अंदर। अली बख्श कहाँ बजाते हैं? विष्णु टेम्पल के अंदर। अली बख्श वुड प्ले, अब देखो वुड मतलब किया करते थे, अगेन है ना, वुड आ गया। यहाँ पर वुड भी आ सकता है, या फिर अकेली, देखो ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। देखो फिर से देखो एक बार, सुनो सुनो, कंफ्यूज नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं जाया करता था, इसको मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं। आई वुड गो, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, जो मैं वहां पर था, गांव में था, तो मैं रोज टेम्पल जाया करता था। आई वुड गो टू द टेम्पल, बना दिया मैंने, टेम्पल ही बना दिया, बहुत अच्छे। आई वुड गो टू द टेम्पल। दूसरा, मैं टेम्पल जाया करता था, आई वेंट to the temple when I was in my village, when in my childhood, during my childhood days, when I was in 5th class. और तीसरा तरीका मैं बोल सकता हूँ, I used to go to the temple. I would go to the temple first, I went to the temple second, I used to go to the temple third, and all these 3 sentences have the same sense, जिसकी हिंदी ये होती है जाया करता था, किया करता था। आ गया समझ में? का हो मुन्ना? आगे देखते हैं। तो अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई प्ले किया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन द एंड, जो बिस्मिल्लाह खान थे वो वुड सिट बैठा करते थे, बैठे रहा करते थे। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मतलब भी फैसिनेटेड होता है। इसका मतलब एकदम से सुन्न हो जाना, एकदम गुम हो जाना। हिंदी बोलते ना अपन, जैसे कोई गाना सुनते, गाना सुन के गुम हो गए, खो गए कहीं, तो वो खो जाते थे, कैप्टिवेटेड, सुन्न हो जाते थे, गुम हो जाते थे। 4 आवर्स, घंटों तक, ऑन द एंड। एंड स्लोली, फिर धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और देखो वुड सिट बैठा करते थे या बैठ जाया करते थे। तो उसके बाद ही स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, उसने भी लेसन लेने शुरू कर दिए अपने इसके प्लेइंग के लिए, ये इस इंस्ट्रूमेंट को। एंड वुड सिट, और बैठा करते थे, प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस किया करता था ये। और यहाँ से आपको एक लाइन समझ में आती है, प्रैक्टिसिंग द डे। सो व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको जो कुछ भी करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग थ्रू आउट द डे एंड इवन थ्रू आउट नाइट। दिन रात अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हो, द मोर यू लर्न दैट थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप सीखते हो उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आप सीखते हो। इट बिकम्स अ साइकिल। पी फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, लर्निंग। और जितना ज़्यादा लर्निंग हो रही है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का है। इसके बीच का ही मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा उतना ज़्यादा लर्न करोगे, जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना ज़्यादा फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड दीज 3 वर्ड्स, practice and understanding and learning, these 3 words will go on enhancing. कुछ बच्चों का कभी ये शुरू ही नहीं होता अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते नहीं, सिर्फ लर्न करते हैं, रटते हैं और समझ में नहीं आता है। इफ़ यू ट्राई टू लर्न, है ना, जैसे मान लो आपका एग्जाम है 15 तारीख को और आप 14 तारीख को सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इट मीन्स यू नॉट प्रैक्टिसिंग, यू विल नॉट लर्न। और अगर थोड़ा बहुत कुछ आपने रट रुट के, क्रैम करके, पैरेटिंग करके रट लिया, चपड़ लिया, चौपड़ के धर लिया दिमाग में, वो आपके अगले दिन के 1-2 दिन बाद, टेस्ट पेपर होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। पेपर के लिए पढ़ना इसलिए पढ़ना थोड़ी होता है, पढ़ना होता है ज्ञान के लिए। जो ज्ञान के लिए रोज़ पढ़ना होता है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं वापस। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन। देखो गेटिंग के बाद भी नाउन आता है, गेटिंग, डन। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स
इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरे पूरे दिन बैठकर, पूरे थ्रू आउट के बाद द आता है भाई, थ्रू आउट के बाद द, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री पूरे कंट्री में, थ्रू आउट द किंगडम पूरे किंगडम में, थ्रू आउट द डे पूरे दिन, थ्रू आउट द मंथ पूरे महीने। तो थ्रू आउट के बाद आप यहाँ पर प्लेस भी लगा सकते हो और टाइम भी लगा सकते हो। थ्रू आउट द डे पूरे दिन, थ्रू आउट द कंट्री पूरे कंट्री में। ओहो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया यार ये तो। ओके, फॉर ईयर्स टू कम, अभी तो साल, बहुत साल अभी आने बाकी, जिसमें क्या होगा, द टेम फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। देखो रिवर गंगा, गंगा के नाम से पहले क्या आएगा, द गंगा। बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude। solitude मतलब तन्हाई में, अकेला चुपचाप बैठकर। he would practice, he could practice, वो प्रैक्टिस कर सकता था, ठीक है, या किया करता था। एंड मंगल मैया एक जगह है टेम्पल, और बालाजी टेम्पल है इनके जगह पर। और बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे के ऊपर, गंगा नदी के तट पर बैठकर वो प्रैक्टिस किया करता था, ठीक है। वो उनके फेवरेट हॉन्ट्स थे। फेवरेट हॉन्ट्स मतलब उसकी फेवरेट जगह। और ये बताते हैं अपने बारे में कि द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा। फ्लोइंग वाटर का मतलब क्या होता है, बहता हुआ पानी। ये भी देखो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि फोर्थ फॉर्म हो गई, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज होगी, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज होगी, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है। नॉन फाइनाइट के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल एक चीज आती है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नॉन फाइनाइट के तीन हिस्से होते हैं, एक तो होता है पार्टिसिपल, एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जेरंड। पार्टिसिपल में दो होते हैं, एक प्रेजेंट, तीन होते हैं वैसे तो, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक परफेक्ट। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसमें आईएनजी लगता है। इसका मतलब होता है चलता हुआ, गिरता हुआ, पड़ता हुआ, ता हुआ लगेगा। हिंदी में याद करो, ता हुआ, ठीक है। गिरता हुआ, उड़ता हुआ, चलता हुआ। तो फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, द फ्लोइंग वाटर। चलता हुआ पंखा, स्पीडिंग कार, तेज से चलती हुई गाड़ी। आया समझ में, ता हुआ, करता हुआ। द फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, ऑफ द गंगा, गंगा नदी का। उसने क्या कर दिया, बहते हुए पानी ने इंस्पायर्ड हिम, इसको इंस्पायर कर दिया, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। कुछ ऐसे राग जिनको बोला जाता था कि ये वाला राग तो शहनाई पे बज ही नहीं सकता, इट इज वेरी टफ, इट कैन नॉट बी प्लेड ऑन द शहनाई। But Bismillah Khan did it, and that is what which make him the greatest or the maestro in Shehnai. Okay, आगे चलते हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Ahmedabad Music Conference. तो at the age of 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में चले गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने रिसाइटल के एंड में वहां पर इन्होंने इसको प्ले किया, क्या बोलते हैं, शहनाई को। और उसके एंड में क्या हुआ, उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। पैट करना होता है मतलब पट पट करना, पट करके एकदम सिर के ऊपर मारना, थपकी लगाना बोल सकते हो ना, थपकी मारना। तो उस यंग बच्चे को थपकी लगाई इन्होंने उस्ताद फैज खान ने। क्या कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो बढ़िया से, यू शैल मेक इट, तुम कर लोगे, यू शैल मेक इट, तुम कर दोगे, है ना, तुम कर दिखाओगे, तुम कर दोगे, यू शैल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान का बिग ब्रेक, बिग ब्रेक का मतलब होता है डेब्यू, और डेब्यू की स्पेलिंग बड़ी मस्त होती है, डेब्यूट स्पेलिंग होती है डेब्यूट, DEBUTE, बट दिस TE बिकम्स साइलेंट क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, पता नहीं शायद फ्रेंच है या जर्मन है। डेब्यू मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग। तो बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज डेब्यू, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक आफ्टर, कब, जब ऑल इंडिया रेडियो खुल गया 1938 के अंदर लखनऊ में। AIR, यही AIR है, AIR FM रेनबो, सुना हुआ ना ये कुछ। तो AIR में ऑल इंडिया रेडियो जब 1938 में खुला लखनऊ के अंदर, तो बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज फर्स्ट
बिग ब्रेक, जहाँ पर जो ऑल इंडिया रेडियो की जो टोन तक है वो भी यहाँ पर बजती है। आई गेस वंदे मातरम नहीं, कौन सा गाना है वो, जन गण मन भी है, वो भी बजा है इसमें फ्लूट में, और फ्लूट कह रहा हूँ शहनाई में। आई गेस वंदे मातरम है, या एक आध कोई गाना और कोई टोन है बहुत ऐसी, वो टोन भी इनके द्वारा बजाई गई और उसमें प्ले होती है। ए आई आर की जो खुद की जो टोन है वो बिस्मिल्लाह खां के द्वारा दी गई है, शहनाई में ही बजती है वो, न्यूज़ वगैरह में भी वही बजती है। तो ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो रेडियो पर अक्सर सुना जाने वाला, ऑफन हर्ड अक्सर सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर बन गया, इतना फेमस। अब बात करते हैं जी क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। वी ऑल नो दैट इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947। तो जब भारत आज़ाद हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ, उस दिन भी बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। अपनी शहनाई से देश को ग्रीट करने वाले, ग्रीट मतलब क्या होता है, नमस्ते करना, प्रणाम करना, एक तरह से कि भाई बहुत खुश हैं आज हम सब क्योंकि हम सब आज़ाद हो चुके हैं। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी। ये वर्ड आप याद कर सकते हो, कौन सा राग बजाया था, राग काफ़ी या कैफी है शायद, ये राग कैफी इसने बजाया था अपनी शहनाई में। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव द फेमस टायरिस्ट विद डेस्टिनी। टायरिस्ट मतलब होता है मिलन, डेस्टिनी किस्मत, कि आज हम अपनी किस्मत से मिल गए हैं, यही हमारा किस्मत थी, भाग्य से हमारा मिलन हो गया है। ठीक है, ट्रिस्ट विद द, ट्राइस्ट या ट्रिस्ट करके, टायरिस्ट नहीं, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ओके, तो उसने अपना जो दिल था, बोलते ना दिल खोल के ही रख दिया पूरा, तो उसने अपना दिल खोल के ही वो राग काफ़ी बजाया उस ऑडियंस के सामने जो आज़ाद हो चुकी है। उसके अंदर कौन कौन है, पंडित नेहरू भी मौजूद है वहाँ पर, हु लेटर गेव फेमस स्पीच, जिसने अपना फेमस स्पीच दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आगे चलते हैं भाई। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। दोनों जगह, इंडिया में भी और अब्रॉड मतलब बाहर विदेशों में भी उसने बड़े ही मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज दिए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। इसकी जो पहली ट्रिप थी वो कहाँ थी, अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन। भाई टेकन इन बाय का मतलब होता है एकदम वही हो जाना, ये रहा ना, अट्रैक्टेड, बिविच हो जाना, एकदम गुम हो जाना, मोहित हो जाना, वही चीज़ है। और ये मैस्ट्रो है, मैस्ट्रो मतलब जो ताकतवर, जो मतलब एकदम मास्टर एक तरह से एक चीज़ का। ठीक है, तो हिज फेमस जो हिज फर्स्ट ट्रिप जो थी अब्रॉड वो थी अफगानिस्तान की, जहाँ पर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो, इस मास्ट्रो से, इसकी बातों से, इसके शहनाई से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। भाई सोवेनियर मतलब होता है यादें, है ना, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस और पर्सन और इवेंट। बहुत सारी चीज़ें याद में, किसी चीज़ को यादों के लिए कोई भी आप गिफ्ट दोगे वो सोवेनियर कहलाता है। ठीक है, सोवेनियर। तो उसने पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट में दिए, सोवेनियर्स दिए, और बहुत सारी और भी कुछ चीज़ें दी होगी इसको, बिस्मिल्लाह खान को। किसने दी, किंग जाहिर शाह। कहाँ का है वो, अफगानिस्तान का किंग था। 1947 के बाद के आसपास की बातें कभी, 1915 के आसपास की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली द वन टू बी फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। फैसिनेटेड, देखो यहाँ पर आएगा इज एम आर या टू बी की फॉर्म, टू बी की फॉर्म होती है ना, इज एम आर वॉज वर, तो ये टू बी आ गया, उसके बाद पैसिव फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, उसके बाद विद आएगा, फैसिनेटेड विद। ठीक है, फैसिनेटेड बाय भी कई बार देखें, पर फैसिनेटेड विद आता है। तो बिस्मिल्लाह, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। सिर्फ यही नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से फैसिनेट हुआ था, बहुत सारे लोग थे, जैसे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, आलिया भट्ट के दादाजी हैं शायद ये, विजय भट्ट फादर ऑफ विक्रम भट्ट, महेश भट्ट विक्रम भट्ट ये शायद भाई हैं, आलिया भट्ट उनकी बेटी है। ओ माय गॉड, तो भट्ट अंदाजा लगा लेना कहाँ है कौन है। तो जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उसने एक इंस्ट्रूमेंट, एक अपनी मूवी बनाई और उस मूवी का टाइटल ही क्या दे दिया, गूंज उठी शहनाई। इतना ज़्यादा वो मतलब फैसिनेट हो गया था, फैसिनेट मतलब मोहित हो जाना, ही वॉज सो टेकन इन, ही वॉज इम्प्रेस्ड सो मच। आगे चलते हैं। एंड द फिल्म वॉज अ हिट, और फिल्म बड़ी ही हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया।
ठीक है, एक छोटा सा एक और गाना, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मतलब वही रिकॉर्ड ब्रेकर। तो एकदम जब ये वाला गाना आया, दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, एकदम बहुत ही महंगा, बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ चला गया ये। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी सक्सेस के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद भी, के बावजूद भी, ठीक है। तो डिस्पाइट हिज या डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी ह्यूज सक्सेस होने के बावजूद भी, इन द सेल्यूलोइड वर्ड, सेल्यूलोइड मतलब वही था ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, पहले जो मतलब जिसको हमारे मुंबई की दुनिया बोलते हैं ना, मुंबई की दुनिया, वो सेल्यूलोइड बोल, जिसको हम फिल्म ही बोलते थे, रील की दुनिया बोल सकते हो आप, है ना, वीडियो की दुनिया, उसको, उस दुनिया को हम सेल्यूलोइड वर्ल्ड बोलते हैं, फिल्मी दुनिया को। सो despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in the music or film music were limited to two. वेंचर मतलब होता है यात्राएं। तो बिस्मिल्लाह खान, ये तो प्रोजेक्ट है ना यहाँ पर, प्रोजेक्ट। तो बिस्मिल्लाह खान की जो यात्रा रही वहां की, सिर्फ 2 ही फिल्मों तक लिमिटेड रही। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई, और एक विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर था सनदी अपन्ना। तो एक तो सनदी अपन्ना में गए कन्नड़ मूवी में, और एक गूंज उठी शहनाई में इन्होंने म्यूजिक का कुछ काम किया। और ये क्या बताते हैं, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, कम टू टर्म मतलब है एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करना या मान लेना। तो मैं इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, किस चीज में, विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। जो फिल्म वर्ल्ड है उसमें जो ग्लैमर है, जो मतलब चमक चांदनी है, और जो आर्टिफिशियलिटी है, जो दिखावा है, झूठा दिखावा, फेक थिंग्स। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, फेक, रियल एंड आर्टिफिशियल, रियल या नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो ये जो फेक चीजें ना, जो फेक दुनिया है, इतने अच्छे खासे कपड़े पहन कर ये वो एक्टिंग बाजी करना, रियलिटी कुछ है बट दे शो समथिंग एल्स। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, मैं इन सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं नहीं रह सकता। आई डोंट लाइक, कांट कम टू टर्म्स मतलब यही बोल सकते हो, उसको पसंद नहीं था। क्या क्या चीजें, आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। और फिल्म वर्ल्ड के लिए दूसरा वर्ड क्या लिखा है, सेल्यूलोइड वर्ल्ड। ही सेज विद एम्फेसिस, बड़ा ही जोर देकर कहते हैं। एम्फेसिस मतलब क्या होता है, जोर देना। यहाँ हो गया जोर, और जोर देने की इंग्लिश होगी एम्फेसाइज। तो बड़ा ही जोर देकर वो बोलते हैं। आगे हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट मतलब अक्सर आते ही रहते थे, ठीक है, थिक एंड फास्ट आते रहते थे, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पहचान, अवार्ड वगैरह। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से पहले भी क्या आएगा, द आएगा, द यूएसए। तो यूएसए के अंदर लिंकन सेंटर हॉल में प्ले करने वाले, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। देखो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। He also took part in the World Exposition in Montreal। ये मॉन्ट्रियल कहाँ पर है भाई, ये शायद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुछ वर्ड पढ़ा है, मॉन्ट्रियल है कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट वाज अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन लेयर। और इसी प्रोटोकॉल के बाद से आएगा 16 सितंबर को प्रोटोन डे बनाया जाता है, कि प्रोटोन को, प्रोटोन नहीं, ओजोन, ओजोन को प्रोटेक्ट करो, ओजोन डे। Montreal Protocol about ozone. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। Osaka Trade Fair में भी जापान में हो सकता है। So well known did he become internationally। इस चीज को देखो, बहुत ही तगड़ा तरीका लिखने के लिए इसको उल्टा लिखा है, ठीक है। So well known did he become, सो वेल नोन ही बिकेम की जगह सो वेल नोन डिड ही बिकम, इतना अच्छी तरीके से फेमस हुआ वो इंटरनेशनली, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। इतना तगड़े तरीके से वो फेमस हो गया कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम बना हुआ है इनके नाम का, ठीक है। तहार मौजी की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्या नाम है, तहार मौजी की, तेहरान में बना है, तहार मौजी की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कहाँ पर है, तेहरान में। इतना फेमस हो गया ये। National awards like Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। कन्फर का मतलब होता है देना, कोई भी जो गिफ्ट वगैरह देते हैं उसके लिए हम गिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गिफ्ट तो नॉर्मल होता है, जैसे कि आपने अपने दोस्त को नोटबुक दे दी तो गिव हो गया, पेन दे दिया। कन्फर मतलब एक तरह सभी भीड़ के सामने, मतलब एक इज्जत से देते हैं ना, सम्मान के साथ, तो वो कन्फर होता है। तो गिव की जगह कन्फर या बेस्टो अपॉन, या तो वर्ड आप यूज कर सकते हैं बेस्टो ऑन या बेस्टो अपॉन एंड कन्फर्ड ऑन।
ठीक है। सो वर कन्फर्ड ऑन हिम, इन्हें दिए गए थे, दिए गए थे मतलब इनसे इन्हें सम्मानित किया गया था, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न विद द कोवेटेड अवार्ड, कोवेटेड का मतलब मच डिजायर्ड, एकदम मतलब हाईएस्ट अवार्ड, कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन द चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ग्लिंटिंग मतलब चमकती हुई, चमकती हुई आंखों से, जब वो अपना जो एकदम कोवेटेड अवार्ड, एकदम फेमस, एकदम हाई लेवल का अवार्ड जो उसकी छाती पर लगा हुआ है, क्योंकि ये एक जैसे बिल्ला टाइप होता है ना, कुछ बिल्ला है कोई, अपन पिन से जैसे नाम होता है किसी का, वो सब चीजें अपन लगा लेते हैं, वो सब चीजें। ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, क्या बताना चाहता है वो, ठीक है, वो क्या बता रहे हैं कि अपने बच्चों को सिखाओ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, कि हमारे हिंदुस्तान का जो रिचेस्ट ट्रेडिशन है वो है म्यूजिक। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, जो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज भी हमारा म्यूजिक सीख रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमारे देश की जो कल्चर है उसको बचाए रखना है, जिंदा रखना है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक होना चाहिए। ठीक है। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceeding fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful. Let's move to the 12th. In spite of, in spite of का मतलब भी डिस्पाइट ही होता है, के बावजूद भी, के बावजूद भी, है ना, के होने से भी, के बावजूद भी, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट में ऑफ लगता है, इंस्पाइट में ऑफ लगता है, फिर से सुनो, इंस्पाइट में ऑफ लगेगा लेकिन डिस्पाइट में कुछ नहीं लगेगा। डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी के बावजूद भी, और दोनों के बाद नाउन आएगी, देखो, और नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन आएगा। देखो हैविंग क्या है, नाउन, क्यों है नाउन, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, जेरन बन गया ये। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहां पर कमाल की बात है, हैविंग ट्रेवल्ड, ये परफेक्ट, बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो अभी से। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में घूम लेने के बावजूद भी, खान साहिब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहिब जैसा कि उन्हें बड़ा ही फॉन्डली, प्यार से, दुलार से, प्यार से जो लोग कहते हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दमराव, and they remain for him the most wonderful towns of the world। दो ही चीजें इनकी फेमस है, बनारस फेमस है और दमराव फेमस है, जो इनके दिल में हमेशा बसे रहते हैं। ठीक है। वंडरफुल टाउन है पूरी दुनिया के, क्यों। उसके बाद देखो एक और चीज, ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उसका एक स्टूडेंट वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल, हेड का मतलब है यहाँ पर हेड बनना, टू हेड अ शेनाई स्कूल, कि आप मेरे पास चलो, मेरे साथ चलो, इन द यूएसए, देखो फिर से द आ गया ना, यूएसए पहले, कम विद मी, है ना। उन्होंने क्या बोला, स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, यूएसए में चलो मेरे साथ, वहां पर हम एक शहनाई स्कूल शुरू करेंगे, आप उनके हेड बन जाना। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू recreate the atmosphere of बनारस by replicating द टेम्पल्स देयर, उसने बोला कि मैं बिल्कुल बनारस जैसा बना दूंगा स्कूल को, वहां पर बनारस जैसा टेम्पल बना दूंगा, आजू बाजू में और भी चीजें बना दूंगा, मैं बिल्कुल एकदम रिक्रिएट कर दूंगा बनारस को, वहां पर आप प्लीज चलो। बट खान साहिब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, उस एज वेल का मतलब होता है भी, उसने बोला कि क्या आप गंगा नदी को भी लेकर आ सकते हो वहां पर, किसने, खान साहब ने, कि क्या गंगा नदी भी आ सकती है वहां पर। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है, याद किया जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लोग कहते हैं, मानते हैं। दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग, देखो कीप के बाद भी आईएनजी आता है, कीप के बाद आईएनजी, इसको बोलते हैं करते रहना, जैसे ही कीप्स क्राइंग, वो रोता रहता है, ही कीप्स डांसिंग, वो फुदकता रहता है, आई कीप यर्निंग, मैं यर्निंग करता रहता हूँ, यर्निंग मतलब एकदम तड़पना एक चीज के लिए, कोई चीज मुझे मिल जाए, लॉन्गिंग बोलते हैं ना, लॉन्ग करना, लॉन्गिंग, लॉन्ग मतलब इच्छा करना किसी चीज के लिए, तीव्र इच्छा, क्रेविंग एक तरह से, है ना, जैसे रात में 12 बजे मन करेगा कि भाई आइसक्रीम खानी है, मन है, तो दैट इज क्रेविंग, तो यर्निंग।
आई kept yearning to see to see हिंदुस्तान, कि जब मैं बाहर रहता हूँ, कि whenever I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान देखने की इच्छा करता रहता हूँ. while in मुंबई, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, I think of only बनारस and the holy गंगा. और जब मैं बनारस में होता है, while in बनारस I miss the unique मट्ठा ऑफ दमराव. मट्ठा, अच्छा मठ होगा शायद, ये दमराव का जो मठ, या फिर कुछ और चीज़ है. ओके तो जब मैं वर्ल्ड में बाहर कहीं रहता हूं तो मैं भारत को मिस करता हूं, भारत के अंदर मुंबई वगैरह में कहीं रहता हूं तो मैं बनारस को मिस करता हूं, और जब मैं बनारस के पास ही रहता हूं तो मैं दमराव का मट्ठा मिस करता हूं. यानी कि आई जस्ट वांटेड टू बी इन माय विलेज, इन द एरिया वेयर आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप. बाहर कहीं भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा ये वाला, कि जो थे कि बहुत तगड़े पैट्रियट हैं. पैट्रियट क्या होता है भाई? पैट्रियट, पैट्रियट मतलब होता है अपना देश से प्यार करने वाला. ठीक है, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति. तो इनकी कहानी में पैट्रियोटिज्म दिखाई दे रही है. क्यों दिखाई दे रही पैट्रियोटिज्म? बिकॉज अगर पैसे के लिए इन्हें बाहर जाना चाहिए था या जाना चाहते थे, ही कुड हैव गॉन, जा सकते थे, बट ही डिड नॉट, जस्ट बिकॉज ही लव्ड हिज कंट्री सो मच. ही वाज, है ना, इसकी बिल्कुल रूट्स चली हुई हैं. हिज रूट्स आर देयर इन दीज एरियाज एंड ही डिड नॉट वांट टू गो आउट. आगे चलते हैं. 13th एंड लास्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. और यहाँ से आपको कल्चरल हेरिटेज भी दिखाई दे रही है, कि बिस्मिल्लाह खान कितने अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, भारत की पोच है, तो भारत की कल्चरल हेरिटेज बहुत तगड़ी है. एंड वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम, डिवोट मतलब एकदम जो जो डिवोट मुस्लिम है, जो मतलब डिवोट मतलब बिलीविंग, या जो ये क्या लिख रखा है, बिलीविंग स्ट्रांगली इन रिलीजन, है ना, जो कट्टर बोल सकते हो आप, कट्टर, कट्टर ही तो हुआ, या धार्मिक रूप से बोल सकते हो, जो मुस्लिम का डिवोटी है. Except that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. कि बड़ी अजीब बात है कि मुस्लिम लोग हैं और ये टेम्पल में पूजा में शहनाई प्ले कर रहे हैं. कितनी अजीब बात है. ये अजीब बात जो भारत में दिखती है, भारत के कल्चर में दिखती है, इसी चीज को बोलते हैं सेक्युलरिज्म. का लिख दिए हैं हम ये सेक्युलरिज्म. तो भारत जो है पंथ निरपेक्ष है. पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में किसी भी धर्म को बराबर तरीके से देखा जाएगा. कोई भी धर्म ऊंचा या नीचा नहीं माना जाएगा. इसका एक्चुअल वर्ड धर्म निरपेक्ष है, लेकिन इसको हम जनरली, मतलब पंथ निरपेक्ष है ओरिजिनल वर्ड, हम इसे धर्म निरपेक्ष बोल देते हैं, क्योंकि धर्म और पंथ दोनों सिनोनिमस हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है, दीज आर सिनोनिमस. तो बिस्मिल्लाह खान की कहानी से हमें ये दिखता है दैट इंडिया हैज वेरिड कल्चरल हेरिटेज एंड देयर इज प्योर सेक्युलरिज्म इन वेरी प्लेसेस. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away, गुजर गए on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. prolonged मतलब एक लंबी चलती हुई, एक लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया. He was given a state funeral. इनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया गया. स्टेट फ्यूनरल मतलब पूरा का पूरा देश मान रहा है वहां पर. एंड गवर्नमेंट हॉलीडे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 day नेशनल मोर्निंग. मॉर्निंग की स्पेलिंग देखो, MOR नहीं है, MOR मॉर्निंग तो सुबह वाला होता है, ये MOURN है. मौन मतलब होता है रोना. किसी के मर जाने पर जब हम रोते हैं, दुखी होते हैं, उसे बोलते हैं मोर्न. तो पूरे नेशनल मोर्निंग देखिए भाई, सभी लोग हम उदास हैं, परेशान हैं कि भारत के एक बहुत बड़े दिग्गज इंसान इस देश को छोड़कर चले गए हैं. आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर. मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं. ये द शहनाई और पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर. सही बात है. कौन सा था इन दोनों में से, शहनाई थी या पुंगी थी? तो तुम खुद ही कर लेना. अयो कोई क्वेश्चन है ही नहीं. मतलब इसके क्वेश्चन तो वही हैं जो मैंने बना के दिए थे अभी. पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड, सुन लो और लिख लेना, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी. अबाउट औरंगजेब है ये, औरंगजेब. Why did Aurangzeb ban the playing of pungi? Aurangzeb banned the playing of pungi because it was shrill. It has unpleasant
sound. And the difference between pungi and shehnai: pungi is shrill, unpleasant, and shehnai is soothing. Soothing है, melodious है, melodious. Okay, short, longer and broader than pungi. ये ऐसे करके होती है, holes. Okay, और बाकी कोई क्वेश्चन आए तो कर लेना. इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, बट हाँ ऐसे टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि हाउ डू यू सी द सेक्युलरिज्म इन दिस स्टोरी, हाउ कैन यू से दैट देयर इज इंडिया हैज़ रिच कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, सेक्युलरिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये एसएस का क्वेश्चन बन जाएगा. फिर एसएस वाली चीज़ ज़्यादा आप लिखोगे इसमें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग थिंग्स रिलेटेड टू ओनली इंग्लिश. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. ओके, तो एसएसटी की चीज़ें आएंगी यहाँ पर. ओके, so thank you very much for watching. If you find this video useful to you, share it with your friends and like, and don't forget to subscribe. Have a great time ahead. Thank you.